आयुर्वेद में सर्जरी कर सकते हैं? आयुर्वेद में सर्जरी करते हैं। किडनी की प्रॉब्लम है, आयुर्वेद इसके बारे में क्या करता है? हमारे पास ऐसी दवाइयाँ हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण भी है इसके, तो कई पेशेंट हैं जो बहुत अच्छा चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही सारे ठीक हो जाते हैं, स्टेज डिपेंड करती है और मेरे पास कब पेशेंट आए तब। आयुर्वेद में डायबिटीज का पूर्ण निदान है अगर वो स्टार्टिंग स्टेज में आएंगे तो। जो हमारी फूड हैबिट्स हैं, लाइफस्टाइल है, आयुर्वेद कैसे ट्रीट करता है इन सबको? जितनी बीमारियां जो लाइफस्टाइल है, इसको हम बोलते हैं संतर्पण जन्य व्याधियां। आजकल हेयर फॉल एक आम समस्या हो गई है। हाँ। आप किस तरह से ट्रीट करते हैं अपने पेशेंट को? आयुर्वेद में इसको हेयर्स को अस्थि का मल कहा गया। अस्थि मतलब बोन्स का मल। मेंटल स्ट्रेस एंड डिप्रेशन के लिए क्या किया जाए? थोड़ा अपनी लाइफ में बैलेंस लाना पड़ेगा हर चीज में। कब उठना है, कब सोना है, ये सब चीजें प्रॉपर होनी चाहिए। जब हम खाना खाते हैं तो ज्यादातर कहा जाता है सब तुरंत पानी ना पिए। बेसिकली डिफरेंट आचार्यों ने डिफरेंट कहा है। तो कुछ आचार्य कहते हैं आप बीच बीच में पानी पी सकते हो। कब्ज की बहुत बड़ी दिक्कत है और उन्हें कई बार टॉयलेट जाना पड़ता है। बेसिकली जो पेशेंट आता है वो सब कुछ ट्राई करके ही आता है। उसने सब करा लिया, उसने एनिमा ले लिया, उसने नित्यम और कायम चूर्ण जो भी वो होते हैं, जबकि ये रिजल्ट ऐसे नहीं होता। सारे लोग आयुर्वेद को लेकर मैं देख रहा हूँ कितनी क्लिप्स आ रही हैं। हाँ। ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है आजकल। हमें भी कई क्लिप्स देख के शर्म आती है। वो अपने को आयुर्वेदाचार्य बोल देते हैं, कोई डिग्री नहीं, कोई कुछ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग का पॉडकास्ट। मैं हूं रमेश भट्ट। पॉडकास्ट में आज बात करेंगे आयुर्वेद को लेकर। आयुर्वेद हमारी पौराणिक पद्धति रही है चिकित्सा की, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, विज्ञान ने तरक्की शुरू की, हम एलोपैथ की ओर बढ़ते चले गए। आज के इस दौर में जब इंसान तमाम बीमारियों से ग्रस्त है, उसकी जो लाइफस्टाइल है वो उसके लिए एक चैलेंज बन गई है। आयुर्वेद कितना प्रासंगिक है और क्या आयुर्वेद आज सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है? आयुर्वेद से जुड़ी ऐसी कई समस्याओं को आज हम जानेंगे और पॉडकास्ट में हमने आमंत्रित किया है जो गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। देहरादून में उनका ब्लेस्ड आयुर्वेदा हॉस्पिटल है, डॉक्टर दीप्ति पांडे जी। बहुत धन्यवाद मैडम। तो डॉक्टर दीप्ति, सबसे पहले तो एक सवाल हर कोई यही पूछता है कि जब मेडिकल साइंस में लोगों का ज़्यादा बिलीव हो गया है और एलोपैथिक को इतना बढ़ावा मिल गया है, तो ऐसे दौर में आयुर्वेद कितना प्रासंगिक है? सबसे पहले आयुर्वेद क्या है, मैं पहले वो बता देती हूँ। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद 2 वर्ड से बना है, आयु प्लस वेदा। तो ये कोई एक सिर्फ चिकित्सा पद्धति नहीं है। तो ये क्या है? नॉलेज ऑफ लाइफ। बेसिकली आयु मीन्स लाइफ, वेदा मीन्स नॉलेज। तो नॉलेज ऑफ लाइफ को हम आयुर्वेदा कहते हैं। तो आपको कैसे लाइफ जीनी है, क्या लाइफस्टाइल आपका होना चाहिए, वो सब आयुर्वेद बताता है। तो ये सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति नहीं है। सेकंड, इसका जो आंसर है वो ये है, जब इंसान हार जाता है, जहाँ पे वहाँ पे मना हो जाता है कि एलोपैथ में अब इसके आगे कुछ नहीं है, तो जो मैंने देखा है ट्रेंड, तब आयुर्वेद की तरफ लोग आते हैं और इस होप से आते हैं कि चलो अब क्या पता आयुर्वेद में कुछ हो। तो ये एक तरीका है कैसे हमें जीवन जीना है। तो इसीलिए कई बार जो बीमारियां हम एलोपैथ से ट्रीट नहीं कर पाते, तो कुछ सिंपल सॉल्यूशंस अगर वो आयुर्वेदिक डॉक्टर पे आते हैं, हम देते हैं और वो देखते हैं कि जो हम इतने सालों से बीमारी झेल रहे थे वो भी चुटकियों में ठीक हो जाती है। ये कोई मिरेकल नहीं है। बस क्या होता है, हम उनके कॉज पे जाते हैं। हमेशा हम कॉज की बात करते हैं कि कारण क्या है बीमारी का। एलोपैथ में क्या है, दे आर डूइंग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिक क्या? डिसीज वाइज ट्रीटमेंट। जैसे अगर शुगर है, डायबिटीज़ आजकल बहुत कॉमन है, तो क्या करते हैं, डायबिटीज़ की दवाई दे देते हैं, है ना, जैसे जो भी है वो चला देते हैं। अगर उससे कंट्रोल ना हो तो इंसुलिन देते हैं। बट दे आर नॉट फोकसिंग ऑन कॉज। कॉज क्या है? तो कॉज पे हम जाते हैं। इसीलिए हम बताते हैं कि हम जब रूट कॉज पे जाते हैं तो बीमारी ख़त्म हो जाती है, ऐसे ही नहीं होती। तो हम रूट कॉज पे कैसे जाते हैं? तो आयुर्वेद में क्या है, हमें बताया गया है कि चिकित्सा कैसे करनी है। तो कैसे करनी है? सबसे पहले निदान परिवर्जन। परिवर्जन मतलब, निदान परिवर्जन मतलब जो कॉज है उसको हटाना है। दूसरा है ये संशमन चिकित्सा। संशमन चिकित्सा मतलब जो हम मेडिसिन से करते हैं। हमारे 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। सबने सुना है वात पित्त कफ, बहुत कॉमन हो गया है वात पित्त कफ। समझ कोई नहीं पाता क्या होता है, बट ऑल आर टॉकिंग अबाउट वात पित्त कफ। सारी फार्मा कंपनीज या कोई भी अपना इवन टूथपेस्ट भी जो देती हैं वो ऐसे ही कि वात के लिए हो गया, पित्त के लिए हो गया, बात सब कर रहे हैं। समझ पता नहीं कितना है, क्योंकि हम तो इतना पढ़ते हैं उसके बाद भी समझ ही रहे हैं कि वात पित्त कफ क्या है।
क्योंकि एक एंशिएंट साइंस है। इसको समझने के लिए हम इतनी ग्रंथ पढ़ते हैं, है ना, चरक संहिता हमने पढ़ी है, सुश्रुत संहिता हमने पढ़ी है, और इवन हमारा 5.5 साल का कोर्स होता है पूरा, जो हमारा ग्रेजुएशन कोर्स होता है। उसके बाद वो स्पेशलाइजेशन होती है हमारी एमडी, जैसे एलोपैथ में होती है वैसे ही हमारे इधर भी होती है एमडी। 3 साल का वो स्पेशलाइजेशन कोर्स हम करते हैं। तो वो सब पढ़ के फिर जो लगता है उससे हम डिसीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या डिसीज़ है, क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्यों हुए हैं, तो उस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट देते हैं, तो डिसीज़ ट्रीट होती है। हम एक नाम नहीं देते डिसीज़ को। हमारे लिए डायबिटीज़ मतलब डायबिटीज़ नहीं है, हर किसी की डायबिटीज़ अलग है। मान लीजिए एक पर्सन को डायबिटीज़ है, उसका ट्रीटमेंट हम अलग करेंगे, और अगर दूसरे पेशेंट को डायबिटीज़ है, उसका ट्रीटमेंट हम अलग करेंगे। इसमें आयुर्वेद में बोलते हैं पुरुषम पुरुषम विक्षम, मतलब हर पेशेंट का मतलब हर पुरुष अलग है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है बनने का या उस पर जो दोष कम ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीट करते हैं। इसलिए हमें ये रिजल्ट आता है कि हम उस बीमारी को ख़त्म कर पाते हैं, नहीं तो उसने कभी ख़त्म नहीं होना। अगर आप सिर्फ ऐसे ही देख के कि अच्छा इसको डायबिटीज़ है, एलोपैथिक आपने डायग्नोसिस बनाई डायबिटीज़ है, और आयुर्वेद में कुछ जैसे कुछ लोग दे देते हैं सिर्फ सीधे वसंत कुसुमाकर रस दे दिया, चंद्रप्रभा वटी दे दी, अगर वो सोचे कि उससे शुगर खत्म हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। आपको रूट कॉज पे जाना पड़ेगा, उसका कॉन्स्टिट्यूशन देखना पड़ेगा कि उस पुरुष में क्या चेंजेस हैं, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, उसकी डाइट हैबिट्स कैसी हैं, और उस पर कौन सा दोष बढ़ा या घटा है। लेकिन कहा यह जाता है ना कि अगर आपने एलोपैथिक ट्रीटमेंट शुरू किया तो आपको रिजल्ट मिलने लगते हैं, मतलब रिजल्ट जल्दी मिलते हैं, और आयुर्वेदिक में लंबा समय लगता है, तो ये क्या है? देखिए हर चीज़ का अलग अलग है। आयुर्वेद में भी जो डिसीजेस बताई गई हैं उसमें बताया गया कि 1 साल के अंदर अगर आप पे कोई पेशेंट आ रहा है, न्यू डिसीज़ मतलब नया रोग है, तो उसको ट्रीट करना इजी होता है, क्योंकि आयुर्वेद में भी क्रोनिसिटी होती है। ऐसा नहीं कि बहुत आप जोड़ों के दर्द के लिए मेरे पास आ रहे हैं 10 साल बाद, और आप अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब मैं आयुर्वेद में आया मुझे 1 महीने में रिजल्ट मिल जाए, नहीं मिलेगा। और रही बात एलोपैथ की भी, अगर एलोपैथ के लिए भी वो जॉइंट पेन के लिए अगर मेडिसिन खा रहा है, आप लोगों से पूछिए जो परेशान हैं इनसे, वो रोज़ दवाई ले रहे हैं, जिस दिन वो दवाई नहीं लेते उसके अगले दिन देखिए उनके हाल वो सेम वैसे ही हैं। वो डिसीज़ ख़त्म कहाँ हुई है, डिसीज़ तो वैसी ही है, बस आपको ब्रेन को वो सिग्नल नहीं मिल रहा है कि आपको दर्द है यहाँ पे, बस इतना है। मैं औरों को भी ये रिकमेंड करती हूँ, अगर 7 डेज अगर जो छोटी बीमारी है, एक्यूट कंडीशन में आप एलोपैथ पे जाइए। एलोपैथ कोई बुरी साइंस नहीं है, इमरजेंसी में वो हमारे लिए मिराकल है, इमरजेंसी वहाँ ट्रीट कराइए। जो भी इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। लेकिन जो भी बीमारी 7 दिन से ज़्यादा हो रही है तो उसके लिए फिर आयुर्वेद है, क्योंकि वो क्यों हो रही है, वो इतना लंबा चल रही है, आप कितना मेडिसिन खाएंगे, कितना केमिकल्स खाएंगे। आयुर्वेद, अगर मैं आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन दे रही हूँ तो नो डाउट वो आपको हर चीज़ में अच्छा करेगी, कहीं से भी साइड इफेक्ट नहीं करेगी, अगर आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आप ये कह रही हैं कि आयुर्वेद में डायबिटीज़ का पूर्ण निदान है, अगर वो स्टार्टिंग स्टेज में आएंगे तो, और हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे तो। मैं डायबिटीज़ को नहीं ट्रीट करती हूँ, मतलब मैं डायबिटीज़ को नहीं देखती हूँ। मैं बेसिकली इनफर्टिलिटी, वुमेन हेल्थ और डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपीज़ करती हूँ, क्योंकि मैं पंचकर्मा में एमडी हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी मेरे पास एक पेशेंट आया था रिसेंट, उसके डायबिटीज़, इंसुलिन के वो इंजेक्शंस लेते थे और उसकी यूनिट्स इतनी ज़्यादा हो गई थी उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो वो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में की कंडीशन में जा रहा था, मतलब वो उसमें उसे कभी भी सीवियर वॉमिटिंग या ये चीज़ें होती और वो एडमिट होता। वहाँ से यंग पेशेंट था, 30 ईयर्स का था वो। तो उसको फिर ऐसा लगा कि मुझे आयुर्वेद में आना चाहिए, वो मेरे पास आया देहरादून में। तो मैंने थ्रू पंचकर्मा और उसका वमन प्लान किया। अभी वमन के बारे में बताऊंगी क्या होता है। पूरा एक प्रोसेस होता है वमन का, उल्टी कराते हैं उसमें पूरे प्रोसेस में। आप मानेंगे नहीं, उसके उन दिनों के बाद उसकी डायबिटीज़ अभी तक ठीक है। उसको रिसेंटली डायग्नोज हुआ था, वो बिल्कुल ठीक है अब। तो यही आयुर्वेद की पावर है। लेकिन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद भी ये चीज़ें होती हैं कि कौन सा कंडीशन साध्य है, कौन सी असाध्य है, कौन सी चलेगी या पे मतलब जो चलती रहेगी। तो अगर मेरा ये लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी छोटी सी छोटी बीमारी भी होती है, पहले आयुर्वेद पे आओ, ताकि आपको इजी सोल्यूशन मिल जाए, आप सब कुछ पहचान जाओ क्या आपको नहीं करना है, उसको क्यों बढ़ा रहे हो। आप बढ़ाते जाते हो, उसके बाद तब एंड स्टेज आ जाती है कि अब कुछ नहीं होना, तो आप तब आते हैं आयुर्वेद में। तो आप ये सोचे कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। अभी मेडिकल साइंस में तो सर्जरीज हो जाती हैं, है ना, तो आयुर्वेद में सर्जरी का है, उसमें सर्जरी कर सकते? आयुर्वेद में सर्जरी करते हैं। मेरे खुद के हस्बैंड MS हैं, मास्टर इन सर्जरी, और अभी गैजेट पास हुआ है, तो उसमें कई सर्जरीज़ के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को अलाउ भी किया गया है। देखिए सर्जरी एक आर्ट है,
इसमें कोई मेडिसिन नहीं है, तो वो आर्ट हम क्यों नहीं सीख सकते? हमारे जो आचार्य सुश्रुत हैं वो रेनाउंड, उनकी जो राइनोप्लास्टी मतलब नाक की सर्जरी वो करते थे, नाक की क्या, इवन वो तो बहुत सर्जरीज करते थे। पहले गुरु शिष्य परंपरा से ये चीज़ें चलती थी, तो हमारी कई अभी टेक्सचर्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं जो हमें पढ़ने को नहीं मिलते। तो अभी हम सुश्रुत संहिता में देखते हैं कि उन्होंने इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, जो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो फट गया है, जो परफोरेशन हो गया, उसकी सर्जरीज का वर्णन है। राइनोप्लास्टी, नाक जो जंग में लोग नाक काट देते थे, तो वो कैसे जोड़ना है, वो पद्धति अभी भी उसको प्लास्टिक सर्जरी में आती है। तो आज के प्लास्टिक सर्जन भी उस पद्धति को यूज़ कर रहे हैं। क्वीन विक्टोरिया के टाइम पे ये जो प्रैक्टिस थी पुणे में, जो सोल्जर्स थे उन्होंने देखा कि यहाँ पे प्रैक्टिस हो रहा है कि ये कितने आराम से वो नोज़ की रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। वो पैथी पूरी, वो मतलब वो पूरी आर्ट वो लेके गए इंग्लैंड, और इंग्लैंड में मैं मैगज़ीन का नाम भूल रही हूँ, उस मैगज़ीन में वो पब्लिश हुआ पूरा, वो फ्लैप कैसे करना है। तो आज भी कई फॉरेन कंट्रीज़ में सुश्रुत जी का पूरा स्टेचू बना है, उनको फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी माना जाता है। तो उस टाइम पे इतना पुराने होके भी उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो आज भी हैं, लोग उनको मानते हैं। उन्हीं के बनाए गए जो टूल्स हैं आज भी हम देखते हैं कि वो उसी तरीके से हैं, तो उस ज़माने के थे, उस हिसाब से बनाए थे। तो ये तो एडवांसमेंट है, ये तो आयुर्वेद भी यूज़ कर सकता है। ऐसा थोड़ी हम इंडोस्कोपी यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा थोड़ी हम अल्ट्रासाउंड यूज़ नहीं कर सकते। ये तो डिवाइस हो गए ना, डिवाइस तो हम यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ें आयुर्वेद, सर्जरी इज़, मैं नहीं मानती कि आयुर्वेद और एलोपैथ अलग अलग है। सर्जरी इज़ ए आर्ट, आप कट करोगे, आप कुछ करोगे, तो ये तो अलग चीज़ है। तो आयुर्वेद में सर्जरीज़ हैं। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, इसमें तो आयुर्वेद का बेस्ट रिजल्ट है ही है। मतलब अब क्या हो गया, वो थोड़ा एनोरेक्टल की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं, जो सर्जरी आयुर्वेद में होती है। क्षार सूत्र में भी आपने सुना होगा, बहुत चलता है। तो क्षार सूत्र फिस्टुला में देते हैं, जिसको भगंदर बोलते हैं, है ना, भगंदर की सर्जरी में, इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आयुर्वेद वाले लोग इन सर्जरीज़ में। तो अभी इतना ही नहीं, और भी सर्जरीज़ बहुत करते हैं, और मैंने तो अच्छे रिजल्ट देखे ही हैं, अपने सेंटर में भी हम करते हैं सर्जरीज़ करते हैं। जैसे हमने देखा स्पेशलिस्ट होते हैं ना मेडिकल साइंस में, यहाँ भी स्पेशलिस्ट होते हैं अलग अलग। हाँ, स्पेशलिस्ट होते हैं। ये विडंबना है कि जैसे मैं अपने को कितना भी बोलूँ कि मैं ये फील्ड देख रही हूँ, फिर भी मेरे पे न्यू पेशेंट आ जाते हैं कि आप जोड़ों का भी देख लेंगे, आप इसका भी देख लेंगे। तो अभी पता ही नहीं है लोगों को कि आयुर्वेद में स्पेशलिस्ट भी होता है। जैसे एमडी हम करते हैं, 3 साल का स्पेशलाइजेशन कोर्स करते हैं। तो 3 साल मैंने पंचकर्मा में किया है। पंचकर्मा क्या होता है? पंचकर्मा डिटॉक्सिफिकेशन, जिससे हम कहते हैं कि हम रूट कॉज पे जा सकते हैं। रूट कॉज, पंचकर्मा 5 कर्म होते हैं, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण। वमन कराते हैं हम कफ दोष के लिए, विरेचन कराते हैं पित्त दोष के लिए, बस्ती कराते हैं वात दोष के लिए, नस्य कराते हैं ऊर्ध्व जत्रुगत, जो इधर से ऊपर जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन हैं, सारे सेंस ऑर्गन ऊपर ही हैं और स्किन तो सब में है, इसके लिए हम कराते हैं। और इवन स्ट्रेस के लिए या माइंड के कोई इश्यूज़ हैं उसके लिए हम कराते हैं नस्य। और रक्त मोक्षण मतलब ब्लड के जो भी विकार हैं, ब्लड या सोरियासिस, एक्जिमा, और या कई चीज़ों के लिए हम रक्त मोक्षण कराते हैं। तो ये 5 कर्म है। पेशेंट हमारे पास आते हैं, हमें पंचकर्मा कराना है। अब पंचकर्मा इतना गलत फैला हुआ है अभी मार्केट में, वो सोचते हैं कि बस मसाज है, वो मसाज करा दो, स्टीम ले लिया, वो पंचकर्मा नहीं है, वो पूर्व कर्म है। वो प्रिपेयर करना है बॉडी को ताकि हम वमन या विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण ये सब करा पाएँ। तो पंचकर्मा भी अभी लोगों को रिजल्ट कैसे आ रहे हैं पंचकर्मा के? पंचकर्मा तो बहुत अच्छा है। पंचकर्मा ही है जो रूट कॉज से निकाल सकता है डिसीज को। अच्छा। हाँ, अगर हम पंचकर्मा ना कराएं तो फिर उसके बाद आती है संशमन चिकित्सा। वही जो मैंने बोला, सिर्फ मेडिसिन देनी है, वो पेशेंट खाएगा। तो अगर जिसको हमने पंचकर्मा करा के, जिस बॉडी को हमने रिजुविनेट किया हुआ है और जिसको हमने खाली किया हुआ है, वो डिटॉक्स हो चुकी है, उस बॉडी में अगर हम कुछ डालेंगे तो उसका इफेक्ट भी 99% अच्छा आता है। तो किसी शुद्ध बॉडी में अगर आप मेडिसिन डालोगे तो उसका रिजल्ट नो डाउट बहुत अच्छा आएगा। तो अभी मैं देख रहा था ना कि जो हमारी फूड हैबिट्स हैं, लाइफस्टाइल है, चाहे वो कब्ज है, मोटापा है, बीपी, शुगर, पेट की तमाम दिक्कतें हैं, तो आयुर्वेद कैसे ट्रीट करता है इन सबको? बेसिकली जो आज ये जितनी बीमारियां, जो लाइफस्टाइल है, इसको हम बोलते हैं संतर्पण जन्य व्याधियां। संतर्पण मतलब सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री मतलब अभी जैसे हम डॉक्टर्स ही हैं, पूरे दिन भर हम बैठ के काम कर रहे हैं। घरों पे भी आजकल आप देखोगे क्या वर्क बचा है? हमारे लिए कोई वर्क नहीं है, हम बस बैठेंगे, खाना खाएंगे, मेड्स लगे हैं सब चीज़ के लिए। अब हम पैसे दे के योगा जा रहे हैं, पैसे दे के जिम जा रहे हैं। अब पहले हम शौक में जिम जाते थे,
अब हम मजबूरी में जिम जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है एक प्रॉपर वर्कआउट करने का। पहले, अब हमारे पास, सबके पास गाड़ियाँ हैं, हम बस 1-2 कदम चलते हैं, तो इसलिए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ गए हैं। तो इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। तो इसी में आता है हमारा ओबिसिटी, शुगर, ये डायबिटीज़, और ये आपका हाइपोथायरॉयडिज्म जो फीमेल्स में बहुत होता है, थायराइड की गोलियां सब खा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कफ दोष को बढ़ाता है बेसिकली। इसको बोलते हैं संतर्पण जन्य व्याधियाँ। मतलब बैठे रहना है तो मन करेगा लेट जाएं, खड़े हैं तो मन करेगा बैठ जाएं और आराम कर लें। तो ये हमारी लाइफस्टाइल हो गई है। दूसरा, खाना अब आजकल कोई कुक करके नहीं पका रहा है। जो अब ऐसा लाइफ हो गया है कि बाहर से जो मिला, ज़्यादातर हम मैदा खा रहे हैं, चाहे हम बेकरी आइटम हो गया, चाहे कुछ भी चीज़ें, ज़्यादातर हम ये चीज़ें खा रहे हैं, मैदा, जो कि हमारी लाइफ के मतलब हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसीलिए अब लोग जो हैं ग्लूटेन फ्री डाइट या मिलेट्स में आ रहे हैं। तो मिलेट्स क्या है? ग्लूटेन फ्री डाइट है। ग्लूटेन मतलब एक चिपचिपा पदार्थ जो कि गेहूं में पाया जाता था, उसको हमने एक्सटेंड करके, मतलब उसको ज़्यादा करके हमने क्या बना दिया है? उसको मैदा बना दिया है, ताकि वो और टेस्टी लगे। तो अब लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये जो गेहूँ, इसीलिए वीट एलर्जी, वीट छोड़ देना, ग्लूटेन फ्री डाइट की तरफ जाना, इसीलिए हमारा ज्वार, बाजरा, रागी, जंगोरा, कोदा, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं, ये लोग खा रहे हैं। जबकि आयुर्वेद में इन्हें कुधान्य बोला जाता था। कुधान्य मतलब गेहूं को अच्छा बोला जाता था, इनको उससे थोड़ा नीचे प्रॉपर्टीज में बोला जाता था। अच्छा। लेकिन अब गेहूं के साथ जेनेटिकली इतना मॉडिफिकेशन हो चुका है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए और दूसरा उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए उसमें ग्लूटेन ज़्यादा डाल दिया है। तो इसलिए अब ये जो कुधान्य है, अब लोग इस पे शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि अभी ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। तो इसमें भी, इसको भी खाने का तरीका है। ये बेसिकली, इसको कुधान्य इसलिए बोला जाता था, ये वात को बढ़ाते थे। इसीलिए हमेशा जब भी इन्हें खाएं तो गाय का घी ज़रूर लगाएं इन पे, तब खाएं। तो आधी जनता गेहूं को छोड़ के ठीक हो चुकी है। तो आप सोचिए कि कितना लेवल तक हम केमिकल्स खा रहे हैं। इवन जो हम फ्रूट्स खा रहे हैं, जो हम गेहूं, चावल, सब जो भी चीज़ें खा रहे हैं वो सब केमिकल है। जिसकी भी डिमांड ज़्यादा है वो सारा बेसिकली हम विष ही खा रहे हैं आज की डेट में। जो हम केमिकल्स पैदावार को बढ़ाने के लिए खा रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड सारी चीज़ें खा रहे हैं, चाहे हम हेल्दी क्यों ना खा रहे हैं, हमें लग रहा है हम हेल्दी खा रहे हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा केमिकल्स खा रहे हैं। अच्छा, कई सारे दर्शकों के हमें सवाल आए हैं। जैसे एक ने कहा है कि साहब मुझे थायराइड है, तो मैं 25 mg से मैंने शुरुआत की दवा की, वो 50 हो गई, अब मैं 75 ले रहा हूँ, तो मुझे ये लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी। तो आयुर्वेद में इसका कुछ ऐसा इलाज है ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा इलाज है, और मैंने ऐसे पेशेंट बहुत ट्रीट किए हैं। इवन मेरे घर पे ही प्रेगनेंसी के लिए मैंने अपनी भाभी की मेडिसिन छुड़वाई थी थायराइड की, कैसे, और अभी तक नहीं है। तो आप सोचिए कि मैं लाइव जो एग्जाम्पल मेरे साथ घूम रहा है, तो उनकी 100 mcg की टैबलेट हो चुकी थी। ये भी बेसिकली सेडेंटरी लाइफस्टाइल से ही है, जहाँ आपने थोड़ा सा काम अपने पे फोकस किया, थोड़ा सा योगा प्राणायाम किए, सूर्य नमस्कार कर लीजिए, थोड़ा सा ब्रिस्क वॉकिंग कर लीजिए, ये सब किया। और एक हमारे उसमें एक नस्य चिकित्सा होती है, नाक में हम मेडिसिन डालते हैं, ऑयल डालते हैं, घी डालते हैं, अलग अलग है। नस्य अगर आप रोज़ करते हैं, और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे गर्म पानी पीना, गुनगुना पानी पीना, या आजकल बहुत चल रहा है धनिया का पानी पीना, धनिया के बीज डाल दिए, थोड़ा सा पानी बॉईल कर लिया, उसको ले लिया, तो मैंने कही देखिए ईजिली थायराइड ट्रीट हो जाता है। आपको अपने पे वर्क करना है बस। ये बड़े बड़े नाम दे दिए हैं, और वही मैंने कहा आयुर्वेद में कॉज पे जाते हैं, इसलिए ठीक हो जाते हैं। नस्य मैंने क्या कहा था, जो नस्य पंचकर्मा है, ऊर्ध्व जत्रुगत, कंधे से ऊपर जितने रोग होंगे उनको ठीक करेगा। तो थायराइड हमारे यहाँ पे, तो वो ग्लैंड यहाँ पे, तो इवन यही हार्मोन नहीं, जो नस्य है वो पूरे ब्रेन्स के हार्मोन को रेगुलेट करता है। इवन जो प्रेगनेंसी के टाइम पे या जिससे इनफर्टिलिटी कॉज हो रही है, ऐसे हार्मोन्स को भी रेगुलेट करता है। आंखों के लिए ठीक है, कानों के लिए ठीक है। तो जितने भी ऊर्ध्व जत्रुगत रोग हैं, नस्य उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो ये जो खान पान का भी, जैसे आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो आपको खान पान का भी ध्यान रखना पड़ता है? मतलब हम शाकाहारी रहे, मांसाहारी ना रहे? ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में मांसाहार का वर्णन नहीं है। एक डिसीज होती है राज्यक्षमा, राज्यक्षमा आयुर्वेद में कहते हैं उसे टीबी, आप लोग टीबी की तरह जानते होंगे। तो टीबी में क्या होता है, अब तो इतने केसेस नहीं दिखते, पहले बहुत माल नरिश रहते थे, तो उनको टीबी अचानक से हो जाता था, लंग का टीबी, जिसमें बार बार खांसी होती है, बलगम आता है, कई लोग मरते थे पहले। लेकिन अब इंडिया ने डेवलप कर लिया, तो अब टीबी इतना देखने को तो नहीं मिल रहा है। लेकिन पहले क्या होता था, जब राज्यक्षमा होता तो हम कहते थे उसकी चिकित्सा में मांस भी खिलाना है उसको, और अगर वो मांस नहीं खाता है तो उसको जुगुप्सा चिकित्सा करनी है, मतलब छुपा के उसको बोलना है कुछ और बना है, उसको मांस रस पिलाना है। तो ऐसा नहीं है आयुर्वेद में मांस नहीं है। लेकिन आज जो मांस आ रहा है, आप ये सोचिए, जो चिकन हम लोग खा रहे हैं, इतनी जल्दी तो एक वेजिटेबल नहीं हो रही है जितने जल्दी वो ग्रो कर जा रहा है। तो कितना एंटीबायोटिक उसमें है,
तो आप खा तो आप वही रहे हो। दूसरी चीज़, एक जो आयुर्वेद में बोला है, इसको मांस को हमने वो माना है हैवी टू डाइजेस्ट, इसलिए हम छुड़वाते हैं। अगर मान लीजिए संतर्पण जन्य व्याधियाँ हैं जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल से हुई हैं, अब उसको मुझे कर्षण चिकित्सा करनी है, मतलब उसका निकालना है, वो फैट निकालना है, ओबेसिटी है, उसको निकालना है, तो मैं नॉन वेज डाइट को अवॉइड करूँगी। उसको बोलूँगी कि नहीं अभी मत लीजिए, धीरे धीरे अगर आपको खाना ही है तो मैं शुरू करवाऊँगी। लेकिन मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ एग खाने के, क्योंकि वो भी पूरा एंटीबायोटिक से ही भरा रहता है। ये चिकन से, ये सब चीज़ों से, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे केमिकल्स डल रहे हैं अब, तो मैं बहुत अच्छा नहीं मानती हूँ इनको। तो आप कह रही कि ये आजकल के जो हैं इन्हें नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। एक और बात, डाइट का ना आजकल बहुत मैं देख रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे आजकल डाइटिंग करने लगे। हाँ। 16 आवर फास्टिंग, ये सब चीज़ें हो रही हैं। हाँ, डाइट के बारे में मैं बोलना तो आप चाहूँगी। मुझे बताइए कि एक आदमी को स्वस्थ रहने के लिए किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? अभी रिसेंटली एक केस था, छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी मदर ने उन पे कुछ पर्टिकुलर डाइट इम्पोज कर रखे थे, तुम्हें भी गिलोय लेना है, तुम्हें भी ये करना है, तुम्हें ये त्रिफला। मैंने कहा इनके साथ मत छेड़ो इनकी डाइट को, क्योंकि बच्चे ने ग्रो करना है। जो चीज़ हमारे लिए मना है वो उनके लिए मना नहीं है। अभी उनकी धातुएं बढ़ रही हैं, उसको ग्रो करना है। अब जैसे मैं अभी पेशेंट, अब जो हम हमारी एज के या हमसे जो बड़े होते हैं, मैं केला अवॉइड करवाती हूँ उनको, क्योंकि केला बहुत नरिशिंग होता है हर चीज़ में। अब आप बच्चे को केला नहीं मना कर सकते, बच्चा ग्रो कर रहा है, उसके लिए वो चीज़ अच्छी है। तो ऐसे ही पर्सन अलग अलग होता है, किसी क्या पता कोई इतना लीन एंड थिन, उसमें नरिशमेंट की कमी हो, मैं उसको केला एडवाइस करूँ। लेकिन बच्चों पे बहुत ज़्यादा अभी डाइट सिस्टम नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन मैं डाइट का बताना चाहूँगी, एक एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं बताती हूँ। एक हमारे बड़े नोन और काफ़ी ओल्ड एज प्रैक्टिशनर हैं, 30 या 40 साल तो उन्हें प्रैक्टिस में ही हो गए हैं। दोनों कपिल MBBS डॉक्टर हैं, एक एनेस्थेटिस्ट है और एक फिजिशियन है। उन्होंने नेचुरोपैथी डाइट शुरू करी। नेचुरोपैथी के बारे में पता है आपको कुछ, क्या होता है? मुझे अच्छा, नेचुरोपैथी डाइट में होता है रॉ डाइट खाइए, तो रॉ डाइट सिस्टम में वो रहे, और कुछ गिना चुना, और बिल्कुल वीगन मतलब उसके भी प्रोडक्ट्स, दूध के प्रोडक्ट्स भी नहीं लेने, कुछ नहीं लेना। तो हम उनके यहाँ जाते रहते हैं, तो हमने उनको बोला था पहले भी कि आप, और हाँ दूसरा एनीमा होता है उनका, वाटर एनीमा ले लिया, कुंजल कर लिया, मतलब पानी पी पी के फिर वॉमिट कर लिया, शंख प्रक्षालन कर लिया, पानी पी पी के 5-10 लगाते हैं अपने को। तो हमने कहा कुछ टाइम के लिए अच्छा होता है, कुछ टाइम मतलब आप शुरू में आए नेचुरोपैथी डाइट में, बस आपने 1 महीने कर लिया बहुत है, बहुत ज़्यादा मत करो इसको। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें नेचुरोपैथी डाइट से आराम मिल रहा है। पहले वो बहुत ओबीस भी थे, तो अच्छा, तो जब तक वो लीन हो गए तब तक तो उनको अच्छा लगा, मज़ा आया। लेकिन उसके बाद हमने उनको कहा था, वार्न किया था कि ये जो नेचुरोपैथी, ये भी वेस्टर्न ही है बेसिकली, ये इंडिया में आई है, नेचुरोपैथी भी हमारा सिस्टम नहीं है। आयुर्वेद में हर चीज़ से पहले प्रिपेयर करते हैं बॉडी को, जैसे वमन से पहले भी हम उसे प्रिपेयर करेंगे, घी पिलाना, फिर उसके बाद अभ्यंग श्वेदन करना, उसके बाद एक प्रोसेस होगा, उसके बाद भी आपको 4-6 दिन कैसे रहना है वो बताया जाएगा। अब इतना ड्रास्टिक उन्होंने लूज़ किया, वेट भी, सब कुछ, और लास्ट में क्या हुआ, ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब हड्डियों से कैल्शियम निकल गया। ये चीज़ हमने पहले भी वार्न किया था, आप लोग अब ओल्ड एज में आ रहे हो, अब वात का प्रकोप हो रहा है, कोई भी डाइट सिस्टम ऐसे ही मत फॉलो करो। तो उन्होंने फ्रैक्चर्स, ज़रा सा उसमें उनके फ्रैक्चर होने लगे, पता चला कि कैल्शियम बहुत कम है बॉडी में, और कई ऐसी चीज़ें जो हमें पता था कि नेचुरोपैथी डाइट से है। आयुर्वेद बहुत साइंटिफिक है, जैसे बोलते हैं ना, अभी आपने नहीं देखा होगा, हम तो देखते हैं, विकिपीडिया ने लिखा हुआ है आयुर्वेद के लिए स्यूडो साइंस, मतलब ये कोई वो नहीं है, ये स्यूडो साइंस है। और एक पॉडकास्ट में अभी देख रही थी, उसमें बोला था कि हाँ ये आयुर्वेद स्यूडो साइंस है। अब कैसे, वो कैसे प्रूव कर रहे थे वो दूसरा जो थे वहाँ पे कि वो स्यूडो साइंस है। एक वो एग्जाम्पल ले रहे थे अस्थमा का, कि बच्चों को वैसे भी अस्थमा ठीक हो जाता है 16 साल तक, ऐसा बोला गया है, होता है ऐसा। कई बच्चे क्या होता है शुरू में बहुत एस्थमेटिक और ये सांस का प्रॉब्लम रहता है, एज के साथ बढ़ते बढ़ते उनका वो ठीक हो जाता है। तो उन्होंने ऐसे किया कि वो बाद में आयुर्वेदिक दवाई लेने लग गए, 16 साल में वैसे भी उन्हें ठीक होना था, वो ठीक हो गए। तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत आते हैं कि आयुर्वेद में जो चीज़ ठीक होनी होती है तो उस टाइम पे वो आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं, तो फिर वो बोलते हैं कि ये साइंस है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पास अस्थमा के तो वैसे केस भी है जो 30 साल में एस्थमेटिक थे, उनको सिंपल सा मैंने एक मात्रा बस्ती वाला बताया कि जब भी आपको ये अटैक आए, क्योंकि सांस का अटैक आता है उसमें, रात को आप सो भी नहीं सकते, वो बिल्कुल अटैक आता है, तो वो नेबुलाइजर लेते थे। मैंने कहा जैसे ही ऐसा हो आपको मात्रा बस्ती लेनी है, तिल तेल की। मात्रा बस्ती क्या होता है, एनीमा होता है, जैसे एनीमा होता है 30 ml, मैंने कहा आप तिल तेल ले लीजिए। अब ये मैं बोल रही हूँ बट ऐसे ही सब लोग मत करिएगा, वो एक स्टेज होती है किसको क्या देना है। तो 30 ml गुनगुना, मैंने कहा अभी आप ये ले लीजिए,
तब से वो पेशेंट हमेशा ये मात्रावस्थी कर रहा है और आज तक उसको सिस्टमैटिक ये अटैक नहीं आया, नहीं तो वो एडमिट रहता था हमेशा। तो क्या ये साइंस नहीं है? आपने जस्ट ऐसे कह दिया जैसे हेपेटाइटिस बी है। 2 टाइप का हेपेटाइटिस बी होता है, एक एक्यूट एक क्रोनिक। एक्यूट जो 6 मंथ में ठीक हो जाता है और क्रोनिक जो 6 मंथ के बाद भी चलता रहे तो क्रोनिक। तो ये डिवीजन तो आप लोगों ने ही की है ना। आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि आयुर्वेद से ठीक नहीं होता? लीवर के कई पेशेंट मेरे पास आते हैं जो एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं है, बाद में लिवर ट्रांसप्लांट ये सब चीज़ें ही होती हैं। तो हमारे पास लीवर को सपोर्ट करने के लिए इतनी अच्छी दवाइयाँ हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो बिल्कुल ठीक कर देगा, लेकिन एलोपैथ से ज़्यादा अच्छी दवाइयाँ हमारे पास लीवर की हैं आयुर्वेद में। एक और सवाल जो है ना, ये आजकल हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, किडनी की प्रॉब्लम है, ये बहुत सारे मामले अब सामने आ रहे हैं। आयुर्वेद इसके बारे में क्या करता है? किडनी का तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, जिसका क्रिटानिन 2 से ज़्यादा 3, 4, 5 जितना भी, उसमें तो डायलिसिस ही अल्टीमेटली डायलिसिस है। पता कैसे चलता है? बीपी हाई हो रहा है और सांस फूल रहा है, तो लास्ट में रिकमेंड कर देते हैं कि आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा। ठीक है, रिजल्ट भी आता है, लेकिन कितना कराओगे? पहले 2 हफ्तों में 1 बार डायलिसिस होता है, फिर हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है, फिर वो 2 डायलिसिस से भी नहीं होता तो फिर 1 दिन छोड़ के डायलिसिस होता है। कितना डायलिसिस कराएंगे? तो वो तो सिर्फ आपका वो गंदा खून निकाल के उसको फिल्टर करके डाल दे रहे हैं। हमारे पास बेसिकली किडनी किससे बनती है? रक्त और मेद धातु से बनती है। तो हमारे पास ऐसी दवाइयाँ हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण भी है इसके। तो कई पेशेंट हैं जो बहुत अच्छा चल रहे हैं, जिनकी डायलिसिस जो इस गैप में होती थी वो बढ़ गई है। अब वो गैप बढ़ गया है, धीरे धीरे वो ठीक भी हो जाते हैं, बट वो स्टेज डिपेंड करती है। मैं ये नहीं कह रही सारे ठीक हो जाते हैं, स्टेज डिपेंड करती है। और मेरे पास कब पेशेंट आए तब मैंने अपने स्टार्टिंग डेज में 30 बेडेड किडनी हॉस्पिटल में काम किया था, जो कि आयुर्वेद से रन होता था। कहाँ पर? ये चित्रकूट में मैंने काम किया था। अच्छा। चित्रकूट में मैंने देखा, महाराष्ट्र में हमारे सर हैं डॉक्टर रामदास अवार्ड सर, वहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। अवार्ड सर तो बहुतों के गुरु हैं कई चीज़ों में, तो वहाँ मैंने देखा बहुत अच्छा रिजल्ट है किडनी का। तो क्यों नहीं हम बताएं पेशेंट्स को? और ठीक है, आपको डायलिसिस करानी है, आपको नहीं भरोसा है, साथ में एक बार आयुर्वेद में आओ, आयुर्वेद में आके देखो इसमें क्या है। इसमें बहुत कुछ है, लोगों को पता ही नहीं है। दूसरी बात, पता क्यों नहीं है, एक चीज़ और मैं इसमें बोलना चाहूँगी। जैसे मेरे पास पेशेंट आता है तो क्या कहते हैं, हमने आयुर्वेदिक इलाज तो करा रखा है। उनके अंदर ये चीज़ है कि आयुर्वेद तो कोई भी दे सकता है। मान लीजिए एक पर्सन कोई ऐसी हो, केमिस्ट भी हो, वो भी अगर आयुर्वेदिक दवाई दे रहा है तो उन्होंने आयुर्वेद खा लिया है। वो लोग ये नहीं देखते हैं कि आप किस डॉक्टर पे जा रहे हो। एलोपैथ पे तो आप चेंज कर देते हो, जैसे कभी CMI जा रहे हो तो आप बोलोगे नहीं यहाँ अच्छा नहीं है, दूसरा हॉस्पिटल में जाता हूँ, मैक्स में जाता हूँ, कहीं जाता हूँ। आयुर्वेद में ये है, अगर मैं इस डॉक्टर पे चले गया तो मैंने पूरा आयुर्वेद देख लिया। अब मैं ये चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन इतने तमाम लोगों ने एक एक किलोमीटर में हॉस्पिटल आयुर्वेदिक सबने खोल लिए हैं। ज्ञान किसको कितना है ये किसको पता? चलो पेशेंट को तो नहीं पता, लेकिन उसको लगता है कि बस मैंने आयुर्वेद खा लिया। अब हम अपने साथ ही देखते हैं कि कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से ट्रीट हो सकती हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट ही उनको नहीं मिल पा रहा है। तो कई बार डॉक्टर्स भी चेंज करने चाहिए। ऐसा नहीं आपने आयुर्वेद एक बार कहीं से कर लिया वो पूरा नाम बदनाम हो गया आयुर्वेद। डॉक्टर्स भी अलग अलग होते हैं आयुर्वेद में। एक है कि बहुत सी महिलाओं ने सवाल किए हैं, कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं, है ना, यूट्रस से जुड़ी प्रॉब्लम है, ओवरी के इन्फेक्शन या PCOD से लेकर, इसका आयुर्वेद किस तरह से इलाज करता है? अब बेसिकली जो मैं अभी देख रही हूँ, ये जो ब्लेस्ड आयुर्वेदा हॉस्पिटल जो यहाँ पे है, उस पर मैं यही देख रही हूँ, महिला रोग पे ही मेरा फोकस है। क्यों? अभी आजकल मैं देखती हूँ 7th 8th में लड़कियाँ पढ़ रही हैं, सब हार्मोनल पिल्स में। क्यों? क्योंकि उनके पीरियड्स नहीं हो रहे थे, इरेगुलर हैं। अब हार्मोनल पिल्स लेते लेते उनकी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि अगर हार्मोनल पिल नहीं लेंगे तो उनको पीरियड्स ही नहीं हो रहे। जबकि इतनी छोटी समस्या आयुर्वेद के लिए थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करना है और कुछ मेडिसिन देनी है, कुछ पंचकर्मा है ना, तो वो लाइफ लॉन्ग 3 साइकिल में देखती हूँ। 3 साइकिल जहाँ रेगुलर हुई बस ख़त्म, ये ट्रीटमेंट आपका ख़त्म, कुछ जो चेंजेस बोले हैं वो कर लो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, ठीक हो जाते हैं। अब यही लोग जो हार्मोनल पिल्स या कुछ ना कुछ लेते रहते हैं, बाद में जब शादी होती है, एक तो मैंने देखा यूट्रस में कई चेंजेस आ जाते हैं, है ना, वही PCOD बन जाता है, वही इंडोमेट्रियोसिस बन जाता है, उसमें बहुत पेन होता है, पूरे विदाउट पीरियड भी पेन रहेगा उसमें, और फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, किसी को फिर हैवी ब्लीडिंग हो जाती है कभी, तो हमेशा परेशान ही रहते हैं क्योंकि ट्रीटमेंट कॉज का तो मिला नहीं, किस चीज़ से हो रहा है वो तो नहीं है। अब वो छोटे छोटे बच्चे जो हार्मोनल पिल ले रहे हैं, मुझे उनके लिए बड़ा फील होता है कि उनकी माओं को अगर यही पता हो कि आयुर्वेद में इसके बहुत सिंपल सोल्यूशन है, आप आओ कराओ, 3 महीने में ठीक हो जाओगे।
अब मैं गारंटी कुछ नहीं ले रही 3 महीने में, बट ये है कि हमारे पास है उसका इलाज, बहुत अच्छा इलाज है, 1 महीने में भी ठीक हो सकते हो आप। क्यों हार्मोनल पिल दे रहे हो आप, अननेसेसरी ऊपर से हार्मोन दे रहे हो, तो बॉडी क्यों बनाएगा हार्मोन? फिर वो फीडबैक मैकेनिज्म चलता है, वो धीरे धीरे यूट्रस की कंडीशन और ख़राब ही होती है, अच्छी तो मैंने नहीं होते हुए देखा। आप कह रही हैं आयुर्वेद ज़्यादा बेहतर विकल्प है? हाँ, महिलाओं के लिए, इवन इनफर्टिलिटी जैसा मैं देख रही हूँ आजकल, तो हमारे पास तो तब केस आता है जब वो बिगड़ चुका है सारा, IVF भी करा लिया, सब हो गया, तो अगला सवाल उसी से जुड़ा है कि हाँ जी। ये जो इनफर्टिलिटी जो है इतना बड़ा इशू बन गया आजकल। मैं देख रहा हूँ कि जो नए नए कपल हैं उनके बच्चे नहीं हो रहे और IVF बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है। तो क्या हमारे पास आयुर्वेद में इसका कोई सटीक इलाज है? सबसे पहले इनफर्टिलिटी हो क्यों रही है, पहले उसका उस पर जाते हैं। सबसे पहले लेट मैरिजेस, आजकल लोग 30 के बाद शादी कर रहे हैं। शादी करने की बेस्ट उम्र क्या है? बेस्ट उम्र वही थी अपनी 20s, अर्ली 20s जो पहले होता था वो सबसे बेस्ट था। लेकिन अब क्या है, हम अपने करियर बनाने के चक्कर में फीमेल भी मेल भी सब लेट मैरिजेस स्टार्ट हो गई हैं। दूसरा क्या है, हम घरों से बाहर रह रहे हैं, बहुत एक हैक्टिक लाइफस्टाइल हो गया है, स्ट्रेस इतना बढ़ गया है। तो ये स्ट्रेस अपने में एक कारण है इनफर्टिलिटी का। तो स्ट्रेस भी बढ़ गया है, एज भी बढ़ गई है। एज जो एक क्वालिटी है, स्पर्म क्वालिटी आपके अर्ली 20s में, तो वो बाद में नहीं रहती है। तो इसीलिए बैंगलोर या ऐसे मेट्रो सिटीज़ में तो ये हो गया है कि वो लोग अपने एग और स्पर्म को सेफ साइड में रख दे रहे हैं, मतलब उसको प्रिजर्व करवा दे रहे हैं। जब उनकी शादी होगी या जब उनको प्लानिंग होगी बेबी की, तब वो प्लान कर रहे हैं सीधे IVF, मतलब नेचुरली दे आर नॉट ट्राइंग, सीधे IVF के थ्रू फिर वो होगा। दूसरी बात रही लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया। लाइफस्टाइल ये है, सुबह उठो लेट उठो, रात में लेट सो, स्क्रॉल करते रहो, मोबाइल को देखते रहो। सुबह उठेंगे डायरेक्ट आपका वो स्ट्रेस, भागा दौड़ी वाले, ऑफिस में ही खाना है आपका, ब्रेकफास्ट भी वही है, लंच भी वही है। तो आप क्या सोच रहे हैं, वो जो खाना आप घर में बनाते थे, प्यार से बनाते थे और सब कुछ ऑथेंटिक डाल के बनाते थे, वो तो बाहर नहीं मिलेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें प्लस स्ट्रेस, तो ये सब चीज़ों से इनफर्टिलिटी बढ़ चुकी है ज़्यादा। तो आपने कहा ना कि आपके पास अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, हाँ। मतलब आपने आपका मेन जो ट्रीटमेंट आप देती हैं, तो ये जो ब्लेस्ड आयुर्वेदा हॉस्पिटल है आपका देहरादून पे, ये इसी को ट्रीट करता है ज़्यादा? हाँ हाँ। तो क्या आप मैं बता सकती हैं आपका सक्सेस रेट क्या है? सक्सेस ऐसा है कि अभी 15 केसेस अगर चल रहे हैं तो उसमें से मेरे आई थिंक 12 केसेस ने कंसीव कर लिया है। अरे वाह! तो ये मतलब ईश्वर की कृपा और है। कितने टाइम में? किसी को 6 मंथ भी लगे हैं, किसी को 2 मंथ भी लगे हैं, किसी को 1 ईयर भी लगा है। अच्छा। तो इसमें कंसीव किया, तो ऐसा मैं किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है। वही है ना, हमारे उसमें मेडिसिन कैसी होती है मैं बताती हूँ आपको। अगर हम कंसीव करने की मेडिसिन दे रहे हैं तो कंसीव करने की मेडिसिन नहीं है, वो हमें देखना है यूट्रस में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। पूरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए जो अच्छा होगा वो मैं देती हूँ, और जो पूरी बॉडी के लिए अच्छा होगा वो मैं देती हूँ। तो अब आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है उसके साथ, मतलब मैं आपकी बॉडी को सपोर्ट दे रही हूँ बेसिकली। मैं कोई केमिकल नहीं डाल रही हूँ कि जिससे बच्चा जल्दी हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए। इवन वो लेडीज़ जिन्होंने अभी कंसीव नहीं किया है, वो भी अपनी बॉडी को इतना फिट और हेल्दी महसूस करती हैं। अब उनका इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इन चीज़ों से, तो ये भी देखने वाली बात है। तो जब बॉडी हेल्दी रहेगी तो नेचुरली सभी चीज़ों ने काम करना है। अब डॉक्टर दीप्ति, आजकल हो क्या रहा है ना कि सारे लोग आयुर्वेद को लेकर, मैं देख रहा हूँ कितनी क्लिप्स आ रही हैं, हाँ, कितने सारे पॉडकास्ट हो रहे हैं, तो लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। कोई व्यक्ति कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा कि हम माने तो किसको माने। हाँ। ये कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है आजकल। तो आप ये, इवन हमें भी कई क्लिप्स देख के शर्म आती है। वो अपने को आयुर्वेदाचार्य बोल देते हैं, कोई डिग्री नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब आप, एक पूरी साइंस है। हमने 9 साल लगाए हैं, 9 साल के बाद भी हम एक ऐसा स्टेटमेंट नहीं देते कि अब मान लीजिए कई लोग कहते हैं शहद को ऐसा लेना है। हाँ, एक ये जो भ्रांति, एक चीज़ और बता दूँ, जैसे मॉर्निंग में कई लोग गर्म पानी के साथ शहद को लेते हैं और नींबू लेते हैं पतला होने के लिए, कई लोग कर रहे हैं। लेकिन आयुर्वेद में गर्म पानी के साथ शहद को लेना विष माना गया है। अरे विष, तो ये नहीं करना है। मैंने कई लोगों को समझाया, मतलब जो मेरे पास, मेरे टच में। इवन मॉर्निंग में जैसे कई लोग बहुत पानी पी लेते हैं, पानी का बड़ा क्रेज चल रहा है कि पानी पियो जितना पीना है, आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी, आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी। नहीं, पानी इतना नहीं पीना है। पानी आपको उतना पीना है जितना आपको प्यास लगे। हाँ, मॉर्निंग में आप 1 गिलास पी लीजिए, बट ऐसा नहीं कि आप बस भरे जा रहे हो अपने को। उससे क्या होता है, फिर यही डायबिटीज़ का कारण होता है। फिर लास्ट में डायबिटीज़ को इसी का रोग माना गया। तो जिसको भी शुगर होता है, हम उसको मना करते हैं ज़्यादा पानी पीने को। हम बोलते हैं जब प्यास लगे तभी पीना है,
तो जब सुबह उठते हैं तो हमें कहा जाता है साहब आप गर्म पानी पीजिए, हाँ वो पी है सकते ना? हैं, तो कितना पीना चाहिए? 1 ग्लास 2 ग्लास, उससे ज़्यादा तो मैं किसी को एडवाइस नहीं करूँगी। 2 ग्लास से ज़्यादा नहीं, क्योंकि और इवन महाराष्ट्र में तो बहुत कल्चर है कि चबा चबा के पानी पीना है और तब पीना है जब प्यास लगे। चबा चबा के मतलब धीरे धीरे पानी पीना है, गटागट भी नहीं पीना है, ये चीज़ें हैं। तो पानी का वो जो क्रेज़ जो सबने बनाया हुआ है, 2 लीटर पानी, पता नहीं कितना पानी पी जाते हैं, तो आपकी जो अग्नि है, अग्नि मतलब जो डाइजेशन पावर है, उसने मंद होना ही होना है, उसने स्लो डाउन होना ही होना है। आप पी तो रहे हो अपना वेट रिड्यूस करने के लिए, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो आपको क्या क्या चीज़ें इससे प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। अच्छा, कोई व्यक्ति एलोपैथिक इलाज करा रहा है तो साथ साथ उसका आयुर्वेदिक इलाज भी चल सकता है? हाँ, मैं करती हूँ। जैसे मान लीजिए, अब मैंने बताया कि मान लीजिए बीपी का पेशेंट मेरे पास आया, 10 साल से वो बीपी की दवाई खा रहा है, तो मैं नहीं हटाती हूँ उसको, आप खाइए, और अगर आपको बीपी के लिए चाहिए तो मैं आप सपोर्ट दूंगी आपको, क्योंकि अल्टीमेटली आपका बीपी मैंने देखा है पेशेंट का बढ़ता है, शुगर भी बढ़ता है, वो खाता रहता है, फिर उसके बाद चेंज करनी पड़ती है मेडिसिन में, तो वो सपोर्ट देगी आपको। अगर एक टाइम पीरियड के बाद आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो ये मतलब रैपिडली किसी चीज़ को बंद करना मैं नहीं करती हूँ, फिर वो साथ में चलेगा ताकि आपके आगे की लाइफ अच्छी रहे, आपका लीवर किडनी ये सब सही रहे, बीपी से बचा रहे, शुगर से बचा रहे। तो उस सपोर्ट के लिए फिर आयुर्वेद आपको अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि मैं वो दोनों दवाइयाँ बंद करा दूंगी, क्योंकि एक कंडीशन होती है जहाँ तक आप ठीक कर सकते हो। रही दूसरी बात, कई चीज़ों में मान लीजिए दोनों साथ साथ में चल सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम देखते हैं कौन कौन सी मेडिसिन चल रही हैं, उस हिसाब से दोनों दवाइयाँ चल सकती हैं। अब आजकल ना बहुत सारी क्लिप्स होती हैं कि आपके लिए बेस्ट खाना क्या है, हाँ, या आप बेस्ट डाइट क्या लें, या आपको ब्रेकफास्ट में क्या लेना चाहिए, आपको लंच में क्या लेना चाहिए, डिनर में क्या लेना चाहिए। आप बताइए ना, आप एडवाइस करिए कि क्या खाना लेना चाहिए जो शरीर के लिए अच्छा हो। बेसिकली वैसे तो हर आदमी अलग है, वो आयुर्वेद का सिद्धांत है, हर पर्सन अलग है, तो कस्टमाइज्ड डाइट होती है सबके लिए। अब इन जनरल अगर आप पूछें तो जैसे मैं एडवाइज ही करती हूँ, आजकल ज़्यादातर लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल ही कर रहे हैं, जी रहे हैं, और संतर्पण जन्य व्याधियाँ ही लोगों को है। तो मेरा सिंपल सा रहता है, लौकी, तोरी, परवल, टिंडा, ये तिक्त रस की वो होती हैं, तिक्त रस मतलब बिटर टेस्ट की वेजिटेबल्स रहती हैं। तो इसको मैं बोलती हूँ थोड़ा सा पानीदार बना के, मतलब तरी के साथ बना के इनको लो आप। दूसरा मैं बोलती हूँ, अगर कोई ऐसे ही संतर्पण या ओबीस पेशेंट मेरे पे आता है, ज्वार, बाजरा, रागी, जौ, इसकी रोटी लो, गाय का घी लगा के थोड़ा सा। सुबह का खाना अगर आपको खाना है तो वो जम के खाओ, वो राजाओं की तरह खाओ सुबह का खाना। शाम का खाना जो खाना है आपको वो कम खाना है, और कब खाना है, सूर्य ढलने पे, जैसे जैन लोग करते थे वैसे, वो सबसे अच्छा था, तब आप खा लो, तो वो सबसे बेस्ट है। दिन में आप अपने लिए रखिए, क्योंकि फलों को वैसे ही बोला गया है, जो आचार्यों ने बोला था 2 डाइट के बीच में, तो उसका मतलब ये था 2 डाइट, मतलब आयुर्वेद में 2 ही डाइट है, सुबह और शाम को, दिन की कोई डाइट का वो नहीं है। दिन में फल खाइए, तो जो भी फल खाने वो दिन के टाइम में खा लीजिए। अगर आपको खाना खाना ही है तो उसके 2 घंटे बाद आप खाना खाइए, लेकिन वो इतना खाना अच्छा भी नहीं है। और एक चीज़ और, हाँ, अब क्या है, अब हमारा वर्कआउट कम हो गया, मतलब हम इतना काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारी जो बॉडी को इनटेक है वो भी कम है, उसको भरना नहीं है। फिर 4-4 रोटी नहीं खानी, 5-5, 10-10 रोटी खा के आप कहीं ना कहीं डिसीज़ को बुला ही रहे हैं। तो मैंने कई ऐसे लोग देखे भी जो टाइम से खाते हैं। एक चीज़ और, अगर आप टाइम से खाना खाते हो, अगर सुबह 8 बजे आप खाना खाते हो और शाम का भी एक टाइम है आपका, मान लीजिए 7 बजे टाइम, अगर आप उस टाइम पे प्रॉपर खाना खाते हो, प्रॉपर इन द सेंस उसी टाइम पे, और मित आहार बोला है, मित मतलब जितना कम से कम और आपकी बॉडी के लिए अच्छा हो, अगर वो खाते हो तो मैंने देखा वो लोग हेल्दी लाइफ जीते हैं। और जो बस खा रहे हैं बस इसलिए, अरे सुबह नहीं खाया, दिन में खाना है, रात में भी खाना है, जो खा रहे हैं बस 8-10 तो कोई नहीं खा रहा आजकल, बट 4-4 रोटी भी खा रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, इसीलिए डायबिटीज़ हो रहा है, कई और बीमारियाँ हो रही हैं। तो जितना आपका वर्कआउट है, जितना चाहिए, तो थोड़ा मित आहार करें। एक दर्शक है, उन्होंने पूछा है कि उनके भाई की उम्र 35 साल है, उनको काफ़ी टाइम पहले चिकनगुनिया हुआ था और तब से आज तक उनके जॉइंट्स में दर्द है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता रहता है, इनका इलाज क्या है? देखिए, ऐसे केस मेरे पास आए, लेकिन वो तब आए कि जब वो नी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत उनको है ही है, नी रिप्लेसमेंट कराना ही पड़ेगा उनको। अगर जिस टाइम चिकनगुनिया हुआ था, क्योंकि चिकनगुनिया के बाद कई केसेस देखे मैंने, वो नी जॉइंट पेन से वो ऐसा हो जाता है, फिर वो चेंज कराना ही पड़ता है। ऐसे पेशेंट मेरे पास भी है, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि वो एक तो लास्ट थोड़ा ऐसी स्टेज में आए जब पूरा घुटना खराब हो चुका है, तो मैंने एडवाइस नहीं किया। लेकिन अगर चिकनगुनिया जब हुआ था, या डेंगू जब होता है,
अगर उस टाइम पे वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराएं और उसके बाद जैसे हम दशमूलकात और ये कई और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हम देते हैं, शोधर ड्रग, तो ये लोग बच जाते हैं। नहीं तो चिकनगुनिया के बाद मैंने कई लोगों का, ये तो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, पतंजलि भी मैंने काम किया, तो वो जो पेन इनका नी जॉइंट का रहता है वो बहुत ज़्यादा जाता नहीं है फिर बाद में। हाँ, रिलीफ मिल जाता है। एलोपैथिक दवाई पेन किलर खाने से अच्छा आयुर्वेद में आइए, लेकिन वो कंडीशन वर्स्ट हो जाती है फिर। और अगर शुरू में आ जाए तो? शुरू में आ जाए तो बहुत अच्छा है। अगर जैसे चिकनगुनिया, इवन चिकनगुनिया का क्यूरेबल है, शुरू में क्यूरेबल है। एक और है, उनका कहना है कि यूरिक एसिड की समस्या से जुड़े बहुत सवाल हमारे पास आए हैं, इसका कोई स्थायी समाधान? यूरिक एसिड का अच्छा इलाज है। यूरिक एसिड बेसिकली हम इसको आयुर्वेद में मानते हैं वात रक्त। वात जो पेन करता है, रक्त मतलब रक्त जो ब्लड है हमारा, वो इम्प्योरिटी की वजह से होता है। वो क्यों होता है? उसमें पित्त दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो रक्त शोधक ड्रग मतलब ब्लड को प्यूरिफाई करने वाली और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो आयुर्वेद में चलती है, प्लस इसमें रक्त मोक्षण, थोड़ा सा ब्लड निकालते हैं, क्योंकि जिसको यूरिक एसिड होता है तो उसको सीवियर पेन होगा टो में या कहीं पे भी अचानक से। इन लोगों को पित्तवर्धक आहार नहीं खाना चाहिए, मतलब उष्ण वाला जो गर्मी पैदा करता है, जैसे मछली इनके लिए कॉन्ट्रा है। जब जब ये मछली खाएंगे तो वो एक एक्यूट फ्लेयर जो आता है दर्द का वो आएगा। मछली हो गया, अल्कोहल हो गया, मिर्च मसाले हो गया, और यूरिक एसिड बेसिकली दालों से होता है, तो ये जो छोले राजमा ये सब नहीं खाना है। खाना ही है तो मूंग की दाल खा लो, कुलत की दाल या जो गैत की दाल हम बोलते हैं वो नहीं खाना है इन लोगों को, यूरिक एसिड वालों को। बेसिकली अपना ब्लड प्योर रखना है, तो उसके लिए हम ठंडी तासीर की चीज़ें देते हैं। लेकिन ठंडी तासीर वो भी डिफरेंट कुछ है, जैसे गिलॉय इसमें बहुत अच्छा काम करता है। गिलॉय हो गया, और भी कई ड्रग्स हैं, दशमूल है, बहुत चीज़ें हैं। तो यूरिक एसिड तो बहुत अच्छा ट्रीट होता है आयुर्वेद में। एक और सवाल जो हमारे पास आया है, उनका कहना है कि साहब जब हम खाना खाते हैं तो ज़्यादातर कहा जाता है साहब तुरंत पानी ना पिए। हाँ, तो क्या है इसके पीछे का साइंस? बेसिकली डिफरेंट आचार्यों ने डिफरेंट कहा है। तो कुछ आचार्य कहते हैं बीच बीच में पानी पी सकते हो खाने के साथ। हाँ, खाने के साथ आप पी सकते हो, इवन बाद में भी पी सकते हो। पहले, और उसका बताया है क्यों क्यों नहीं पीना है। खाने से पहले क्यों मना किया गया है कि पानी नहीं पीना? क्योंकि आपका पेट भर जाएगा, तो आप थोड़ा पी सकते हो खाने से पहले। लेकिन अगर आपने पानी से पहले पी लिया, वो खाने से पहले पानी पी लिया, तो एक तो पेट भर जाएगा और ढंग से प्रॉपर वो जो अग्नि है वो काम नहीं करेगी, क्योंकि वो डाइल्यूट जो हम बोल रहे हैं। खाने के बीच बीच में आप पानी पी सकते हो, और इवन ये बताया अगर आप बीच बीच में पियोगे क्या होगा, और बाद में पियोगे तो वो आपका वेट इंक्रीज करेगा, मतलब थोड़ा आपको हेल्दी बनाएगा, मतलब हेल्दी नहीं, फैट को थोड़ा इंक्रीज करेगा। तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, और हर चीज़ हर किसी पे लागू नहीं होती। जो आप रील्स देख रहे हो वो एकदम से इतने पर्टिकुलर हो जाते हैं कि आप सौंठ का पानी पीजिए सुबह, आप इसका पानी पीजिए। हर किसी को वो चीज़ नहीं करनी। अब मान लीजिए आपके लिए मे भी धनिया का पानी अच्छा हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है आपके लिए दालचीनी का पानी अच्छा हो। जैसे बोलते हैं दालचीनी का पानी, जो भी शुगर वाले पेशेंट हैं उनको दालचीनी का पानी पीना चाहिए, दालचीनी खानी चाहिए। लेकिन दालचीनी उतनी उष्ण भी तो है, आपको हर मतलब उस पर्सन के लिए पर्टिकुलर होता है हर चीज़। तो ऐसे ही कोई भी रील पे मत जाइए, थोड़ा डॉक्टर से पूछ के और अपने को दिखा के लीजिए। आजकल कहा जा रहा है ना कि तेल चीनी नमक कम, इसका धीरे धीरे प्रधानमंत्री ने भी कहा साहब इनका उपयोग धीरे धीरे कम करिए। हाँ। तो आपको लगता, क्योंकि आयुर्वेद में मसालों का बड़ा महत्व है, हाँ। तो आपको लगता है कि अब ये वाकई सही समय है आज की लाइफस्टाइल को देखते हुए तेल चीनी नमक हमें धीरे धीरे कम करनी होगी? बेसिकली 3 R's हैं, मतलब रिफाइंड है तेल, वो वाला नहीं, रिफाइंड तेल नहीं लेना है। तो शुरू में क्या हुआ था, पहले हम सबसे पहले घी ही खाते थे जो इंडिया के लोग थे। तो फिर बाद में जो एलीट क्लास है वो घी या ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है, ऑलिव ऑयल, हाँ, ये सब अच्छा नहीं है। तो फिर हम लोग भी उनको देख देख के फिर बाद में हम आए, पहले डालडा में आए, फिर घी छोड़ा, डालडे में आए, फिर हम उसके बाद आए इसमें रिफाइंड तेल में। इवन बीच में ऐसा प्रचार भी हुआ था कि रिफाइंड तेल अच्छा है, सरसों का तेल खाएंगे तो बड़ा बुरा है, ये बीमारियाँ हो जाएंगी। दोबारा देखिए आप ट्रेंड चेंज हो रहा है। जो एलीट क्लास थी पहले वो ब्रेड खाती थी, हमें लगता था नहीं यार ब्रेड खाना चाहिए, जूस पीना चाहिए, जो ये रियल जूस आ रहे हैं, ये जो पैक्ड जूसेस हैं या फलों के जूसेस हैं। तो हमने धीरे धीरे अपने जो नेचुरल चीज़ें उनको छोड़ा। अब वही लोग अब किस पे आ रहे हैं, वो लोग अब अर्थन पॉट्स यूज़ कर रहे हैं कुकिंग के लिए। अब हम एल्युमिनियम यूज़ करते हैं। अब तो चेंज हो रहा है सिनेरियो। अब आप देखिए कि कैसे दोबारा लोग उसी चीज़ में आ रहे हैं, वो दोबारा वही पुराना टाइम याद आ रहा है, मतलब आ रहा है वापस, बैक टू बेसिक्स। हाँ, बेसिक्स में ही आ रहे हैं। घी ही खा रहे हैं, और रियल में गाय का घी सबसे अच्छा भी बोला है, घी बहुत है।
लेकिन ये फैट बढ़ जाता है, ये सब घी कितना इंपॉर्टेंट है हमारी डाइट के हाँ, मैं अभी बताती हूँ, फिर इसी चीज़ पे मैं आती हूँ अभी। तो अभी हम अर्थन पॉट्स यूज़ करने लगे हैं, एल्युमिनियम छोड़ दिया है। एल्युमिनियम कैंसर का सोर्स है सोर्स, मतलब कई चीज़ें ऐसी जो हम खा रहे थे। फलों का जूस पहले हम पैक पी रहे थे, तो फलों का जूस उसमें है ही नहीं, वो सारा फ्लेवर्स हैं और कुछ नहीं है। इवन निकाला हुआ फलों के जूस से अच्छा है कि आप पूरा फल खाएं, क्योंकि उसमें फाइबर भी है, सब कुछ है। तो कई लोग बोलते हैं कि हम बीमार हो गए या अभी हमें उल्टी दस्त हो रहा है, तो क्या हम फलों का जूस पी सकते हैं? तो आपकी जो डाइजेस्टिव पावर है वो इतनी एक्टिव नहीं है कि फलों का जूस पचा पाएगी, वो पूरा फ्रूट पचाएगी, क्योंकि उसमें फाइबर भी है, उसमें सब कुछ है। तो इसलिए ये जो मिथ्स हैं ये नहीं होने चाहिए। आपकी डाइट में घी कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ज़्यादातर लोग, अब मैं बच्चे भी देख रहा, नहीं घी मत दीजिए, फैट बढ़ जाएगा, मोटापा आ तो जाएगा। घी बेसिकली जो गाय का, इसमें डिफरेंट टाइप के घी आयुर्वेद में बताए गए हैं। भैंस का घी थोड़ा हैवी होता है, डाइजेस्ट करने में इजी नहीं होता, और थोड़ा गुरु होता है। गुरु मतलब जैसे नींद आएगी, मतलब उसको डाइजेस्ट करने में दिक्कत होगी, इसीलिए हम बोलते हैं गाय का घी। और गाय का घी भी कैसे बना होना चाहिए? दही से। आजकल क्या हो रहा है, मलाई जमा के जो बना रहे हैं, वो मेथड अच्छा नहीं है। तो अगर आपको ऐसा घी मिल रहा है तो वो तो बेस्ट है, दही से बना हुआ घी, और जो कि आज की डेट में मिलना मुश्किल है। तो अगर आप घर पे बना सकते हैं उसको, या पहाड़ों से ला सकते हैं, हमारे तो पहाड़ यहाँ पे हैं, तो हम गांव से परचेस कर सकते हैं। दूसरा होता है जो बाहर के घी हैं, उन पे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं है कि वो घी बन कैसे रहा है। नहीं तो गाय का घी तो मस्ट है, क्योंकि आपकी बॉडी को फैट भी चाहिए। कितना फैट आप प्रोड्यूस करोगे? आपके ब्रेन को वर्क करने के लिए फैट चाहिए। तो कई लोग बिल्कुल जिहादी वे में सब कुछ बंद कर देते हैं। ऑयल स्नेह बोलते हैं आयुर्वेद में उसको, स्नेह चाहिए आपको, ऐसा नहीं तेल नहीं चाहिए। तो रिफाइंड ऑयल नहीं चाहिए, लेकिन तेल तो चाहिए आपको। तो आयुर्वेद में ये बोला गया है कि जहाँ के आप हो वहाँ का तेल आपको यूज़ करना चाहिए। जैसे यहाँ सरसों है, सरसों का तेल हमें यूज़ करना चाहिए, चाहे कोई कितना भी बोले हमें ऑलिव ऑयल यूज़ करना है। ऑलिव ऑयल हमारे लिए नहीं बना है, हमारे लिए सरसों का तेल, तिल का तेल, ये सब अच्छा है। साउथ में आपका कोकोनट ऑयल अच्छा है। तो ये सब चीज़ें आयुर्वेद में पर्टिकुलरली मेंशन है। तो आजकल हेयर फॉल एक आम समस्या हो गई है, हाँ। और स्किन प्रॉब्लम आम समस्या हो गई, एलर्जी आम समस्या हो गई। तो आप किस तरह से ट्रीट करते हैं अपने पेशेंट को? बेसिकली ये जितनी भी समस्याएं हैं हमारी लाइफस्टाइल से ही आ रही हैं, हमारे फूड हैबिट से ये सब चीज़ें आ रही हैं। बालों का झड़ना एक तो जेनेटिकली होता है। अगर मेल में है, मेल में हमें ये देखना है कि फादर का तो नहीं है। अगर फादर बाल्ड है, जेनेटिक्स में चल रहा है, फैमिलीज में चल रहा है, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा हम उसका खान पान का देखेंगे। आयुर्वेद में इसको हेयर्स को अस्थि का मल कहा गया। अस्थि मतलब बोन्स का मल मतलब बोन्स अगर हेल्दी होंगी तो हेयर फॉल नहीं होगा। आजकल जैसे मैं देख रही हूँ कई मार्केटिंग प्रोडक्ट्स चल रहे हैं मार्केट में, बस तेल सिर में लगाया उससे हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जब तक आप अंदर से उसको नरिशमेंट नहीं दोगे, अस्थि धातु को नरिशमेंट नहीं दोगे, तो वो नहीं टिकेंगे। सिर्फ हेयर ऑयल से या हेयर स्प्रे से वो नहीं होगा। तो आपको अपना खाना पीना अच्छा करना पड़ेगा। घी इसमें ले सकते हो, कैल्शियम इसमें ले सकते हो, बादाम इसमें रात में भिगो के ले सकते हो, और भी कई चीज़ें आयुर्वेद में भृंगराज तेल है, कई चीज़ें हैं। जैसे बीच में अभी आदिवासी तेल का बहुत मार्केट हुआ था, लेकिन सिर्फ आदिवासी तेल लगा के सब कुछ हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे तो कई तेल हैं आयुर्वेद में, और वो आदिवासी तेल सिर्फ नाम था, एक स्ट्रैटेजी थी, और कुछ नहीं था उसमें। इतनी जितनी हर्ब्स होती हैं इतना तो आयुर्वेद में होता ही है हर ऑयल में। आयुर्वेद में बहुत अच्छे ऑयल है। एक और है कि मेंटल स्ट्रेस एंड डिप्रेशन के लिए क्या किया जाए? उन्होंने कहा कि ये ज़रूर बता दीजिएगा कि अनुलोम विलोम प्राणायाम के अलावा कुछ बताएं वो। अनुलोम विलोम और प्राणायाम के अलावा एक तो लाइफ में थोड़ा स्टेबल होना सीखिए, है ना। हर चीज़ क्यों नहीं हो रही, कैसे है, ये तो मतलब आप अगर किसी चीज़ के पीछे भागेंगे तो आप कभी भी स्ट्रेस फ्री नहीं रहेंगे। तो आपको थोड़ा अपनी लाइफ में बैलेंस लाना पड़ेगा हर चीज़ में। दूसरा, कब उठना है, कब सोना है, ये सब चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपको नींद प्रॉपर नहीं आ रही है या नींद पूरी नहीं हो रही है तो स्ट्रेस में आप रहोगे। ज़्यादा नींद भी ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रेस फ्री कर देगा आपको। आयुर्वेद में जैसे पंचकर्मा में हमारे यहाँ होता है, इसमें शिरोधारा, रिलैक्सिंग मसाजेस भी होती हैं इसमें, उसको अभ्यंग और श्वेदन कहते हैं। शिरोधारा भी होती है, ऑयल डालते हैं, एक 40 to 45 मिनट्स का सेशन होता है, तो उसमें हम डिफरेंट मेडिकेटेड ऑयल आते हैं वो डालते हैं। इवन घी आते हैं, जैसे ब्राह्मी घृत आता है, ये सब चीज़ें हैं। तो वो देखना पड़ेगा कि कितना क्या लेवल का स्ट्रेस है और क्या है, क्यों है, कारण पे जाके ही सब कुछ है। सबका स्ट्रेस का लेवल भी अलग है और कारण भी अलग है। जब तक उसे ट्रीट नहीं करोगे तो मैं पर्टिकुलरली ऐसा नहीं बोल सकती कि हाँ आपका स्ट्रेस इससे चला जाएगा। दूसरी बात रही स्ट्रेस में आप नस से करा सकते हो। वही मैंने बोला था, ऊर्ध्व जत्रुगत ब्रेन यहाँ पे,
नस्से हमारे पास कई हैं, अणु तेल है, क्षीरबला तेल है, उससे अगर हम नाक में ऑयल डालते हैं तो उससे भी काफ़ी रिलैक्सिंग फील होता है। तो ऐसी थेरेपीज़ भी हैं। और थोड़ा आज की डेट में जो मैं सबको एडवाइस करती हूँ, ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे पसीना निकले आपका, क्योंकि कई बार हम सिर्फ बैठे बैठे इतने स्ट्रेस में होते हैं। अगर जैसे बैडमिंटन खेल लिया, अगर हमारा स्वेट निकल गया तो हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं एक्सरसाइज करने के बाद, तो उससे हमारा स्ट्रेस नेचुरली कम हो जाता है। एक उनका कहना है कि इसे कब्ज़ की बहुत बड़ी दिक्कत है और उन्हें कई बार टॉयलेट जाना पड़ता है, तो इसके लिए आपके पास कोई उपचार है? ये एक आम समस्या हो गई आम आजकल। समस्या है। और इसके लिए क्या होता है, बेसिकली जो पेशेंट आता है वो सब कुछ ट्राई करके ही आता है। उसने सब करा लिया, उसने एनिमा ले लिया, उसने नित्यम और कायम चूर्ण जो भी वो होते हैं, जबकि ये रिजल्ट ऐसे नहीं होता। हर चीज़ में हम अलग अलग उनको विरेचन के लिए ड्रग्स देते हैं। सबसे पहले हम डाइजेशन पे काम करते हैं, फिर ये देखते हैं कि बेसिकली हम इसको मानते हैं वात विकार, जो वात अपान वायु नीचे की तरफ होनी चाहिए वो ऊपर की तरफ हो गई है, और फिर देखते हैं ड्राइनेस ज़्यादा हो गई है क्या है, तो उस हिसाब से हमारे पास अलग अलग मेडिसिन हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई एक गोली दे दो या कुछ ऐसा, तो इसमें हम बेसिकली उसके डाइजेशन पे ध्यान देते हैं और कुछ दोषों पे ध्यान देते हैं कि ज़्यादा वात तो नहीं बढ़ा है, ज़्यादा रूक्षता तो नहीं बढ़ी है, तो उस हिसाब से हम पंचकर्मा डिसाइड करते हैं। और कुछ छोटी छोटी टिप्स, जैसे जो पानी भी आप पिएं, क्योंकि बेसिकली ये प्रॉब्लम डाइजेशन से रिलेटेड ही होती है। तो पानी भी, जो अगर हम ठंडा पानी पीते हैं या नॉर्मल पानी पीते हैं तो वो हैवी टू डाइजेस्ट होता है। अगर हम उसी पानी को थोड़ा सा उबाल के ले लें और उसमें कभी सौंफ डाल लें, कभी अजवाइन डाल लें, कभी धनिया डाल लें, तो वो एक दीपन पाचन करने वाला, दीपन मतलब भूख को बढ़ाने वाला, पाचन मतलब डाइजेस्ट करने वाला बन जाता है और इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है वो पानी। तो मैं हर किसी को जो भी मेरे पास आता है तो ये बोलती हूँ, एटलीस्ट बॉइल्ड पानी पीजिए। अब आजकल फ्रिज का पानी जैसे अब सब शुरू कर देंगे, तो वो हमारी जो डाइजेस्टिव पावर है उसको बहुत अफेक्ट करता है। ये बताइए कि आपने जो ब्लेस्ड आयुर्वेदा हॉस्पिटल खोला है, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए ना हमारे दर्शकों को। ब्लेस्ड आयुर्वेदा हॉस्पिटल ये धर्मपुर में है। 10 बेडेड हॉस्पिटल हमने खोला है। इसमें मैं इनफर्टिलिटी, वुमेन हेल्थ और ये डिटॉक्सिफिकेशन पे मेरा पूरा फोकस है। जिसको पीरियड्स का प्रॉब्लम है, इंडोमेट्रियोसिस है, या कुछ भी किसी के स्पर्म्स नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इनफर्टिलिटी में दोनों ही आते हैं, मेल फीमेल, तो वो सारा काम मैं देखती हूँ। और मेरे हस्बैंड हैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे, वो MS हैं, तो वो जो भी सर्जरीज होती हैं या लिवर, किडनी, ये सारी प्रॉब्लम्स वो देखते हैं। एक और बताइए, आपको लगता है कि जितना हमने एलोपैथ में इन्वेस्ट किया है, अगर हम आयुर्वेद में करते तो ज़्यादा सुखी रहते हम लोग, ज़्यादा स्वस्थ रहते? प्राचीन काल में तो इसको जनक माना जाता है। बेसिकली वो जनक ही है, वो बीच में ये साइंस पूरी विलुप्ति हो गई थी। दूसरा क्या है, अब ये चीज़ें बेसिकली पूरा फार्मा इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी फार्मा इंडस्ट्री है एलोपैथ की, तो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि दूसरी कोई भी पैथी ग्रो करे। जैसे कोरोना टाइम पे की बात ले लीजिए, हमारे पास बहुत मेडिसिन्स थी, क्यों, क्या करना था हमको, ये वायरस तो अलग अलग आते रहेंगे। आचार्यों ने लिखा है कि हमेशा डिसीज़ के नाम पे मत जाइए, आप उसके गुण, दोष, कर्म, ये सब देखिए कि क्या क्या उसके सिम्टम है, उससे आप एक अच्छा चिकित्सक बन सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि उसको मैं एक नाम दूँ, ये प्रमेह है, ये कुष्ठ है, ये है। तो ऐसी, अब हमारे पास ऐसी लड़ने के लिए काफ़ी मेडिसिन थी, लेकिन हमें किसी ने मौका नहीं दिया, आयुर्वेद को किसी ने मौका नहीं दिया कि अपनी एक मेडिसिन निकाले। एक बाबा रामदेव थे जिन्होंने तब भी कोरोनिल नाम से पहले निकाला कि हाँ ये मेडिसिन इफेक्ट करेगी, और लाखों करोड़ों घरों ने खाया वो मेडिसिन टैबलेट्स कोरोना के टाइम पे। और इतने डॉक्टर्स थे जो कर सकते थे, इसमें किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि चाहिए ही नहीं, मतलब वो दबा दी जाता है कि फार्मा कंपनीज़ का है। ये फार्मा कंपनीज़ तो इतनी बड़ी पावर है कि ये आपके लिटरेचर्स तक बदल देते हैं, जो हमारी मेडिसिन की बुक मानी जाती हैं तो उसमें भी चेंज करा देते हैं कि ये मेडिसिन बहुत अच्छी इफेक्टिव है। इवन ये डाटा फीड करवा देते हैं कि इतने रिसर्च हुआ है तो ये बेस्ट मेडिसिन है। आपने देखा होगा अभी कुछ, अगर इनको कोई मेडिसिन बैन करवानी है, अब न्यू सॉल्ट निकाल रहा है, तो ये क्या करते हैं, पहले दिखाते हैं कि इससे इतने इतने साइड इफ़ेक्ट हो गए। अभी पीरियड्स के ही पेन में एक मेडिसिन चलती है, अब उसका रिसर्च आ रहा है कि उससे ये प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अभी वो एक हफ्ते में दूसरा सॉल्ट निकालने वाले हैं। तो ऐसे चेंजेस आते हैं, मतलब ये इनकी स्ट्रेटेजी रहती है। तो ये बहुत बड़ा वो है जिससे, हाँ अभी थोड़ा बहुत आचार्य वो स्वामी जी कुछ बोल देते हैं, रामदेव बाबा फंस भी जाते हैं तो अभी बेसिकली आयुर्वेद वालों पे इतना पैसा नहीं है और हम हर चीज़ के लिए लड़ते हैं। अभी जैसे अभी हमने सर्जरी के अधिकार के लिए हम लड़े हैं,
तो हमारे पीछे अभी पूरा IMA लगा हुआ है कि ये जो अधिकार इनको मिले हैं ये वापस कैसे हो। जो हम अभी सर्जरीज अलाउड की है कि आप लेप्रोस्कोपी कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, तो आयुर्वेद डॉक्टर्स बहुत खुश हुए, क्योंकि क्यों नहीं कर सकते, वो तो एक सर्जरी है, सर्जरी तो प्रोसेस है। तो अभी पूरा IMA लगा हुआ है, कोर्ट केस डाला हुआ है, एक तो हम जीत गए थे, अभी एक फिर से डाला हुआ है कि ये कैसे कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक और सुझाव आपसे चाहिए कि जैसे हमारे पहाड़ के लोग हैं ना, तो ये तो संजीवनी की धरती है जहाँ से संजीवनी गई थी, तो आयुर्वेद की तो ये बहुत बड़ी जगह है। हाँ। तो वो किस तरह की जड़ी बूटियां लगाएं ताकि उनको फ़ायदा हो, बिकॉज आयुर्वेद में जो इस्तेमाल में आती हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं? बेसिकली इसमें आचार्यों ने पहले ही बोला है कि जो हिमालय रेंज है उसमें जो भी उगेगा वो बेस्ट मेडिसिन होगा, जो भी हर्ब्स होगा, क्योंकि उसमें ये भी डिवाइड किया हुआ था कहाँ की मेडिसिन कितनी इफेक्टिव होगी। तो हिमालय की, इवन ये भी बोला गया था कि कौन कौन से पर्सन कहाँ की तरफ जाएंगे, जो डिसीज़ होंगे, ये वाली डिसीज़ होगी तो हिमालय की तरफ जाएंगे। तो हिमालय वैसे ही हम ब्लेस्ड हैं कि यहाँ पे सब जो भी चीज़ होगी वो अच्छी ही होगी। पर हाँ, ये चीज़ें हैं कि कौन सी कहाँ पे ग्रो अच्छी होंगी, तो ये इसका मुझे अभी ये आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आप लगा सकते मोटे तौर पे क्या लगाना चाहिए। हाँ, अब ऐसा मुझे आइडिया नहीं है जोग्राफिकली कि कौन सा वहाँ पे पनप पाएगी, क्योंकि हिमालय की जितनी भी औषधियाँ हैं, मतलब जो कोल्ड इन्वायरमेंट में ऐसे हो पाए तो बहुत है, ऐसे लगा सकते हैं आप। आधे ज़्यादा तो होती भी हैं, वहीं पे होती हैं, वचा वहाँ पे होती है, देवदारू वहाँ पे होता है। लेकिन देवदारू को जब हम यहाँ लाते हैं, हम लाए थे वहाँ से पहाड़ों से देवदारू को, तो उसका वो जो ऑयल का जो एसेंस होता है वो सारा निकल जाता है। अच्छा, तो कई चीज़ें हैं, और आप मानेंगे नहीं, जो चीज़ हम खुद तोड़ के या खुद बनाते हैं जिस उसका रिजल्ट बहुत अलग होता है जो हम कंपनी से लेते हैं। अच्छा, तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर किसी वैद्य को प्रैक्टिस करनी है तो अगर वो खुद अपना सब लगा रहा है, सब उगा रहा है, और कई चीज़ें तो लुप्त हो गई हैं। जैसे डावर अभी ये कुटकी अपना ग्रो करता है, कुटकी हमारे घेस पे हो रही है। हाँ, तो ये कुटकी भी अब बता रहे हैं कि अब वो कुछ सालों में नहीं होगा या जो भी है, अभी इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, ग्रो कर सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए डॉक्टर दीप्ति, बहुत धन्यवाद आपका, और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में हम वुमेन सेंट्रिक इश्यूज़ पे भी कोई प्रोग्राम करें, और जैसे कि आपने बताया आपका ब्लेस्ड आयुर्वेदा हॉस्पिटल देहरादून में ही है, तो हम आपकी डिटेल्स भी उसमें दे देंगे ताकि लोगों को पता चले, बिकॉज हम भी चाहते हैं कि सर्वे संतु निरामया, मतलब सब लोग स्वस्थ रहें। यही, बहुत धन्यवाद आपका देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट में आने के लिए। इस पॉडकास्ट को करने के पीछे का मकसद ये था कि आज की जो रोज़मर्रा की बीमारियां हैं, हम एलोपैथिक दवाइयों के पीछे भाग रहे हैं, जबकि जो हमारा सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद, उसमें उसका इलाज संभव है। और कहा जाता है कि एलोपैथ सिर्फ बीमारी को थामता है, जबकि आयुर्वेद किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने की कुव्वत रखता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति को भी सम्मान से देखने की, विश्वसनीयता से देखने की, और अगर हमारा विश्वास बढ़ेगा तो जो स्वस्थ भारत हम कह रहे हैं ना, वो स्वस्थ भारत भी बनेगा। बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट को देखने के लिए।